Pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy. नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ होम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अब तक की बड़ी खबर की। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव आज हुआ है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इस चरण के कुल 55 विधानसभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं। मतदान सायं 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में योगी सरकार के कद्दावर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर, राज्य मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से और बलदेव सिंह औलख रामपुर की बिलासपुर व छत्रपाल सिंह गंगवार बहेड़ी से, महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से मैदान में हैं। सपा सरकार में मंत्री रहे इकबाल अहमद संभल और महबूब अली अमरोहा सीट से मैदान में है। जेल में बंद आजम रामपुर से 10वीं बार मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान है। रामपुर की स्वार सीट से आजम के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ काजिम अली खान के बेटे हैदर अली खान ताल ठोक रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 1,08,00,000 पुरुष, 94 लाख महिला व 1,269 थर्ड जेंडर हैं जो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर जिले में वोट पड़ेंगे। इन जिलों में 12,544 मतदान केंद्र और 23,404 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, फेस मास्क, थर्मल स्कैनर, फेस शील्ड, पीपी किट और साबुन पानी की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निस्तारण कराया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास अतिरिक्त ईवीएम होती है। शिकायत मिलने पर अधिकतम 20 मिनट के अंदर उसे बदल दिया जाता है। पहले चरण के चुनाव में भी 20 मिनट से ज्यादा देर तक किसी भी केंद्र पर चुनाव प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है और ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को ही दी गई है। हर केंद्र के मतदान स्थल पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग ने 51 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 17 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए हैं। इन सभी के साथ 1,793 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 220 जोनल मजिस्ट्रेट, 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,806 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात हैं। और ऐसे में चरण 2 का जो चुनाव है वो संपन्न हो रहा है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में भी आज चुनाव है, साथ ही साथ गोवा में भी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो दूसरा चरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी दल चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो निकाल पाए। आपको बता दें पिछली बार का जो आंकड़ा था लगभग 38 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 15 समाजवादी पार्टी और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में। ऐसे में इस बार देखना यह होगा कि पहले चरण के बाद
आज कहां तक ये परसेंटेज जाता है, ये देखने वाली बात होगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राशिद आरिफ है लखनऊ से, नितिन दीक्षित हैं कानपुर से। नितिन, आपका रुख करूंगा। आज सबसे ज्यादा नजर परसेंटेज पर रहेगी, क्योंकि पिछली बार 60% मतदान हो पाया था। वोटिंग जो हुई थी वो 60% हुई थी। और बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर अभी 1 बजे तक की अगर बात की जाए दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में करीब 40% जो है अभी मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो इस समय सहारनपुर में 42.32% मतदान हुए हैं। और अगर शाहजहांपुर की बात करें तो 35.34 है, और संभल में 22। सबसे ज्यादा अगर कम वोटिंग प्रतिशत है तो वो संभल में है। अभी तक 22.91% मतदान हुआ है। वही अमरोहा में 40.81% मतदान हुआ है। बरेली में है 39.14 और बिजनौर में 38, बदायूं में करीब 35। तो वहीं अगर बात की जाए तो अभी तक जो मतदान का जो परसेंटेज आया है, प्रथम चरण में जो मतदान का परसेंटेज था वो अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि पहले चरण में 1 बजे तक जब मतदान हुए थे तो उसमें करीब 42-43 कुछ परसेंटेज मतदान हुआ था। लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो ये परसेंटेज कम आंकड़े दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ राशिद है। राशिद, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वोटिंग चल रही है, लोगों का उत्साह कितना आपने देखा, लोगों से बात भी की होगी आपने, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज दूसरे फेज का चुनाव है और इसमें सबसे अहम बात ये निकल के आएगी कि 55 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं। अगर बात की जाए निश्चित तौर पर, देखिए आपने एक बात कही कि जो पिछली बार 2017 में बीजेपी की 38 सीटें आई थी, देखिए एक तरह से सुनामी और आंधी कह लीजिए जब मोदी की आई हुई थी, उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी ने वहां से 15 सीटें जीती। देखिए इसका एक बड़ा कारण आपको बता दूं कि 55 सीटों पर जो चुनाव होता है, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो है वो 35 से लेके 45% तक है। अगर दलित की बात की जाए तो 18 सीटें, दलित 20% ज्यादा है, जो कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पे 20%। कहीं ना कहीं जाट मुस्लिम और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी 18 किए गए हैं और भाजपा की तरफ से 23 दिए गए। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस ने पिछली बार 2 सीटें साथ जीती थी और इस बार 15 प्रत्याशी उतारे। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए वहां पे सीटें जो बीजेपी ने 38 जीती थी, क्या इस बार वो ऐसा कारनामा कर पाते हैं? क्योंकि देखने को साफ साफ मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के भी 55 सीटों का चुनाव है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम आजम खान हो रहा है। ठीक है नितिन, आपका रुख करूंगा। जाति समीकरण कितना महत्वपूर्ण इस बार भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम का जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से की गई है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2017 में करीब 55 सीटों में जो चुनाव हुए थे उसमें 38 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी और 15 सीटें जो है वो सपा के खाते में गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17 सीटें जो बीजेपी के खाते में गई थी, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है और आजम खान जो कद्दावर नेता भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस समय जेल से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कई मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए थे भाजपा सरकार में। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो हिंदू बहुल क्षेत्रों की सीटें हैं, और जो 17 सीटें जो हैं, 15 सीटें जो अभी समाजवादी पार्टी के पास, ये समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनकी सीटें हैं और कांग्रेस के पास 2 सीटें। और सबसे बड़ी बात अगर बताते हैं तो एनआरसी और सीए के जो विवाद हुए थे उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी मुद्दा ये 3 तलाक भी है। और 3 तलाक के साथ साथ आपको बता दूं कि एक बात और भी दिखाई सामने आ रही है कि अभी जो एक हिजाब वाला मामला चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बल मिलेगा। ठीक है, राशिद है हमारे साथ, रुक करूंगा राशिद का। राशिद, आज क्या कुछ लोगों के मन में होगा, क्या जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो राज्य मुद्दे हैं, उन पर वोट डाला जाएगा, या एक बार फिर से वो जिस तरीके से वोटों के ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है
उस ओर वोटर निकलेगा, क्योंकि हालांकि इस बार वोटर बड़ा ही साइलेंट है, चुप है, वो कुछ अपनी बता नहीं रहा है किसी को, ना ही उसको कोई समझ पा रहा है कि किसको इस बार बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहें कि किसको इस बार वोटर जिताने की कोशिश करेगा। देखिए, आपको बता दें, निश्चित तौर पर महंगाई का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको बता दें कि जो 55 सीटों की बात हो रही है, 55 सीटों पे पिछली बार बीजेपी ने 80 सीटें जीती थी, जिसमें बहुत मुस्लिम भी थे। इस बार भी देखिए कॉम्बिनेशन बनाया है, बसपा ने भी मुस्लिम ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी उतारे। कहीं ना कहीं दोनों का अगर वोटों का बंटवारा हो जाता है बड़ा फायदा मिल सकता है। तो मुद्दे आज भी जान रहे हैं, इस बार मुद्दे जो है वो जमीनी है। किसान का देखिए मुद्दा है, एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, किसान नाराज भी है। आज कानपुर में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बाद में वो लखीमपुर भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ वो लगातार अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे, जिसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बात की जा रही है तो वोट परसेंटेज जिस तरह से लग रहा है कि ये मार्जिन जो है, और देखिए जनता निकल रही है और वोट कर रही है। कहीं ना कहीं इसका फायदा कर सकते हैं कि वोट परसेंटेज ज्यादा है तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि मुस्लिम और मुस्लिम बसपा के कैंडिडेट मुस्लिम है। अगर उनमें वोट का बंटवारा हो जाता है तो बीजेपी को उसका सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। और मुद्दे किसान हो, बेरोजगार हो, पेट्रोल हो, महंगाई, इस बार ये मुद्दे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अगर पश्चिम की बात की जाए तो गन्ना की बात लोगों ने की, लेकिन वहीं जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, और भी कई तरह के मुद्दे उठाए गए। सर्दी की बात की गई, गर्मी की बात की गई, चर्बी की बात, लेकिन जनता इस बार उन मुद्दों को नहीं छू रही है। जनता बिल्कुल साइलेंट बैठी है, वो वोट का इंतजार कर रही थी। आज मतदान का दिन है, जनता मतदान कर रही है। अब सरकार किसकी बनती है या किसको सीटें ज्यादा मिल रही, आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। जी ठीक है, नितिन है हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। नितिन, अब 20 फरवरी को हालांकि कानपुर में जो वोटिंग होनी है वो 20 फरवरी को होनी है, लेकिन आज दूसरा चरण है, तीसरे चरण की वोटिंग 20 तारीख को होनी है। ऐसे में दूसरे चरण का जो मतदान है, क्या वो तीसरे चरण को प्रभावित करेगा? क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि जो मतदान हुआ था 60 पर रुक गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि मतदान जो है वो 60 के ऊपर होगा। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, आपको बता दो ओम की अभी समय हुआ है करीब ये 3:15 मिनट हुआ। 3:15 मिनट में अभी कुछ देर बाद अपडेट आ जाएगी कितने परसेंट मतदान हुआ। अगर 1 बजे की बात करें तो 1 बजे करीब 40% मतदान जो दूसरे चरण में हुआ है, तो दूसरे चरण के मतदान में 40%। अभी 3 बजे तो 1 घंटे बाद फिर दोबारा अपडेट आएगी, तो उसमें पता चल जाएगा कि शाम तक जो 6 बजे है वो कितने बजे तक उसमें कितने परसेंट मतदान दूसरे चरण में होगा। वही अगर एक मुद्दों की अगर बात करी जाए तो जो युवा वर्ग है वो अपनी पढ़ाई या अपने रोजगार को लेकर भी चिंतित है, इसलिए मतदान जो है जरूर करेगा। और करने के साथ साथ दूसरी चीज और भी है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी चुनाव के पहले अपनी जो स्कीम लैपटॉप और टैब वितरण किए हैं, तो कहीं ना कहीं, और जो निःशुल्क जो राशन बट रहा है दुकानों में, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा भी बनकर बीजेपी के लिए साथ में आएंगे। उससे बीजेपी को बड़ी बढ़त भी हासिल हो सकती है, क्योंकि लैपटॉप और टैब क्योंकि अखिलेश सरकार में ही बांटे गए तो नहीं सरकार बांटे, लेकिन ये समय जो था चुनाव के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, आचार संहिता लगने के पहले ही टैब और लैपटॉप का वितरण किया गया, करोड़ों छात्रों को बांटा गया। तो कहीं ना कहीं वो इस मामले को लेकर मोटिवेट होंगे और बीजेपी के पाले में वोट डाल सकते हैं। अच्छा नितिन, अब 2 चरण तो लगभग हो जाएंगे आज, मान लीजिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, यानी जो आगे के जो 5 चरण हैं उनमें जाति समीकरण बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं देखा जाए नितिन, तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो अलग अलग है अलग अलग जिलों में, और जो परसेंटेज है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, ओबीसी कैटेगरी है, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ नेता दल बदल के गए हैं दूसरे दलों में, कुछ दूसरे दलों से पहले दल में गए हैं, मतलब ए से बी में गए हैं, बी से सी में गए हैं। जी नितिन, आप तक आवाज पहुंच रही? नितिन तक शायद आवाज नहीं पहुंची। राशिद, मैं आपका रुख करूंगा, यही मेरा आपसे सवाल है। आगे जो आने वाले 5 और चरण हैं, इसमें जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो पैटर्न रहा है वो हमेशा से ही मुस्लिम प्लस यादव माई फैक्टर रहा है। हालांकि माई फैक्टर इस बार भी है, मोदी योगी,
और साथ ही साथ अगर मायावती की बात की जाए तो दलित प्लस मुस्लिम। ऐसे में आने वाले 5 चरण में अलग देखने को पिक्चर मिल सकती है। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही, क्योंकि अगर पश्चिम की बात की जाए तो वो एक जाति समीकरण 20 की जो बात हो रही है उसका, अब उस चीज पे अगर बैठक नहीं हो पाई तो बीजेपी का है सदस्य जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज का, तो अगर आपको बता दें इसकी भी होती है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम होती है, क्योंकि वहाँ खुशी घर में एंजॉय करते हैं, मतदान करने के लिए कम करते हैं। लेकिन ग्रामीणों की बात की जाए तो देखिए फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है कि ग्रामीणों में किसान का इस बात का जो है वो बहुत ही हावी रहा है। बहुत मनाने की कोशिश की, किसान इस बार माना नहीं, किसान खुल के किसान ने बात है तो उससे नुकसान होगा। में राजधानी लखनऊ अगर लखनऊ में बीजेपी का कहा जाता था, लेकिन देखा ये जा रहा है बीजेपी इस बात की सीट है, लखनऊ की सीट है, उससे काफी हो सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने और एसपी ने जो गठबंधन किया है वो तो पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर आज के बाद में देखा कि वो आपको सक्रिय दिखेंगे। ओम प्रकाश राजभर के साथ में पूर्वांचल के साथ में रैलियां करेंगे। और आपको बता दें कि जहाँ वोट परसेंट की बात है, इस बार ये देखने को मिला कि जागरूकता आई है और बढ़ेगा। ठीक है नितिन, असल मुद्दे पीछे क्यों रह जाते हैं? 2 चरणों में देखा गया गन्ना, जिन्ना, चिलमजीवी, कुछ भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेना, मतलब इधर उधर की बातें करते हैं। असल मुद्दे क्यों पीछे रह जाते हैं? क्यों नहीं विकास की बात होती? क्यों नहीं सड़क की बात होती? क्यों नहीं रोजगार की बात होती? क्यों नहीं महंगाई की बात होती? ये सारे मुद्दे पीछे क्यों रह जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का स्तर है वो ध्रुवीकरण का राजनीति का स्तर है। यहाँ पे जातिवाद पे राजनीति ज्यादा हो रही। अभी तक राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मामला खत्म हो गया, मंदिर का निर्माण चालू हो गया। उसके बाद अभी तक ये हो रहा था कि मेट्रो चालू करेंगे तो कानपुर लगा के, कानपुर के अन्य जितने भी जिलों में मेट्रो हुई तो उसमें ये मुद्दा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने उसकी नींव रखी है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उसका जो नींव रखी हुई है और जो उद्घाटन है वो 3-3, 4-4 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था। क्योंकि जब अभी कानपुर में मेट्रो चालू हुई तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने मेट्रो की सवारी की। उसके बाद समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि अखिलेश यादव ने समाजवादी जो मेट्रो है इसका चालू कराएगा, कहना ये था कि समाजवादी मेट्रो चालू कराया था इन्होंने, इनका कहना ये था। तो वही कहीं ना कहीं तो जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो जातिवाद की राजनीति है। क्योंकि मुद्दों की बात अगर की जाए, विकास की अगर बात की जाए, रोजगार की अगर बात की जाए, या कोरोना काल में जितने लोग जो बीमार हुए या जो लोग मरे हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो ऐसी कोई भी सरकार इस तरह की बातचीत नहीं करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, ना शिक्षा की बात करती है, या कितने मेडिकल कॉलेज बने, इनकी कोई बात नहीं करता है। सिर्फ अगर बातचीत करी जाती है तो वो हिंदू और मुसलमान कराने की बात करी जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसी चीज को करा करके हिंदू और मुसलमान कराएंगे, जातिवाद का ध्रुवीकरण करेंगे, तभी जो है ये उत्तर प्रदेश में कोई भी दूसरी पार्टी होगी वो सरकार बना लेगी। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव कहते थे कि उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे, 30,000 रुपए भी उन्होंने दिए, शादी जो कन्याएं थी उनकी शादी के लिए उन्होंने पैसा दिया। तो योगी सरकार ने भी 1-2 महीने पहले आचार संहिता पर लगने पहले भी बात ही कर दी, उन्होंने भी लैपटॉप बांटे, उन्होंने भी पैसे दिए, उन्होंने भी बाल कन्या जो कन्या विवाह के लिए पैसे होते हैं वो भी उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अगर बात करते हैं विकास की, तो विकास के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, विपक्ष भी कभी कोई बात नहीं करता, सिर्फ एक बात करते हैं वो है जातिवाद। ठीक है, राशिद है हमारे साथ, उनका रुख करूंगा। राशिद, क्या कुछ देख पा रहे हैं, अगर आप गए हैं उन जिलों में जहां इस समय वोटिंग चल रही है, क्या कुछ आपने देखा कि कोरोना का प्रभाव कई वोटर्स के मन में दिख रहा है और गाइडलाइन का क्या पूरा पालन किया जा रहा है? गाइडलाइन का देखिए सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कहीं कहीं तो ये देखने को भी मिल रहा है कि पालन नहीं हो पा रहा है। अगर जिलों की बात की जाए, देखिए कोरोना महामारी में लोगों ने अपने सगे समस्या दर्द है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा दर्द ये है कि अगर किसी के पेट में अनाज नहीं होगा, उसको खाने को नहीं मिलेगा, तो वो दर्द वो स्वयं महसूस करता है।
कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन इस बार जो किसानों का मुद्दा था वो हावी होते दिखा। सारी जितने भी जिले आप देख लीजिए पश्चिम में, क्योंकि किसान से हम लोग भी जुड़े हुए, क्योंकि किसान अनाज जब बोएगा तो वही अनाज हम लोग खाते हैं। किसानों को जब दिक्कत आई है, क्योंकि गन्ना की जो एमएसपी की बात की गई थी बढ़ाने की, वो नहीं बढ़ाया गया। जिस तरह से बात कर दिन में गन्ना किसानों का भुगतान होगा, वो भुगतान नहीं हुआ। अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज दिया जाएगा, वो भी नहीं मिल। कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही। अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने 2012 में भी जो विकास कार्य किए थे उसको लेकर 17 में वो बात की थी कि हमने विकास के नाम पर चुनाव हार गए थे। तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ जाति समीकरण बनाना जरूरी, जो इस बार किसानों का मुद्दा अखिलेश यादव बहुत ही गंभीरता से उठाए हुए। अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में जिस तरह से किसानों के साथ में दुर्घटना हुई थी, किसानों की मौत हुई थी, उसको भी लगातार उठाते रहे। आज भी अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं तो उसमें भी कानून व्यवस्था की बात करें। कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि आप क्रोध दो, इनकाउंटर करना ही कानून व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे उठाए जा रहे। अच्छा, एक बड़ी बात आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से विकास की बात हो रही है कि लोग विकास की बात क्यों नहीं कर रहे। जनता विकास की बात इसलिए नहीं कर रही है, जनता इन मुद्दों को अपने अंदर समेटे हुए है और विकास की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये देखा गया है कि अगर किसी ने, पत्रकार हो या आम जनता हो, किसी ने भी सरकार के खिलाफ कोई बात कही ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। तो इसको लेके भी एक खामोशी लोगों में देखने को मिली है कि वो मुद्दे है लेकिन वो जबान पे नहीं आ रहे, वो वोट के माध्यम से करके इस बार देंगे। जी नितिन, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि हम 40% महिलाओं को टिकट हमने दी है और ऐसे में 403 विधानसभा वाला इतना बड़ा राज्य, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं तो महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होगी विधानसभा में। लेकिन यहां पर महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ, महिला की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। कई ऐसे मामले हैं जब महिला की बात होती तो अब भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं कि उनके लिए भी काम होना बाकी है। ओम, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। ये मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ये नारा है, कांग्रेस पार्टी का नारा है। अब सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि उन्होंने 40% महिलाओं को सीटें भी दे दी, ठीक है। लेकिन अगर कानपुर की अगर सीट की बात की जाए तो विकास दुबे का नाम शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना मालूम। इतना बड़ा नरसंहार जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल, उसके बाद एनकाउंटरों का सिलसिला चालू होता है, एनकाउंटर का सिलसिला और गिरफ्तारियों का सिलसिला चालू होता है। गिरफ्तारी में खुशी दुबे एक ऐसा नाम खुल के सामने आता है जिसमें उसकी गिरफ्तारी होती है। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, पहले समाजवादी पार्टी खुशी दुबे को उठाती है कि मैं इसको टिकट दूंगी क्योंकि महिला है और लड़ाऊंगी। लेकिन अगर बात की जाए तो खुशी दुबे के ऊपर क्या चार्जेस हैं, किन मामलों में वो जेल गई हुई है, ये भी तो पार्टियों को पता करना चाहिए। दिग्गज नेताएं, महिलाएं नेताएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर भी हैं। लेकिन इतना बड़ा कांड जिसको आप झुठला नहीं सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के घर में जिनके घर में शहादतें हुई, जिनके घर के पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर क्या साबित करना चाह रही है इस बात को लेकर कि खुशी दुबे जो आरोपी है विक्रू कांड में, उसको लेकर आप टिकट दे रहे हो? और दिग्गज जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है प्रमोद कृष्णम, वो एक जो आरोपी है उसकी माँ, उसकी बहन को जब टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी देती है, तो कांग्रेस पार्टी के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, नामांकन के तुरंत 2 घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहीं इसी मामले से जो नगर अध्यक्ष है हरप्रसाद अग्निहोत्री, वो नाराज है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी अंदर नाराजगी है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि उनका भी कहना यही है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं कि महिला दिग्गज नेता नहीं है जिनको आप लड़ा नहीं सकते, लेकिन क्या विक्रू कांड की जो आरोपी है उसकी मां को या उसकी बहन को टिकट देकर आप चुनाव लड़ा रहे हैं? तो क्या जो बलिदान हुए हैं पुलिसकर्मियों के, उनको आप भुलाना चाह रहे हैं या उनके बलिदान पे राजनीति करना चाह रहे हैं?
ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि जिस तरीके से जिस पर इल्जाम है उसकी बहन को टिकट दिया गया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अच्छी राजनीति मानने वाली जो सोच है उससे इतर अपने आप को दिखाते हैं। राशिद, मैं आपका रुख करता हूं। मुस्लिम महिलाओं की हर कोई बात करने की कोशिश करता है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति देश में क्या है ये किसी से छुपी नहीं है, सबको मालूम है मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या और भी मुद्दे हैं, रोजगार के मामले में मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण के लिए बीजेपी बात तो करती है, लेकिन अन्य दल बात करने से भी बचते हैं। आप शाहबानों से सायरा बानो तक उठा लीजिए, 3 तलाक का मुद्दा शाहबानों से उठा था। उनके जो पति थे, शौहर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में थे। उन्होंने 500 रुपए माहवारी भत्ता जो आदेश किया था कोर्ट ने, उन्होंने उस फैसले को ही बदलवा दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या काम करने की इन दलों को जरूरत है? देखिए, मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज का वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ। उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तलाक था वो खत्म, लेकिन उसमें जो चला है जिसमें तलाक देने के बाद पति को जेल भेज दिया जाए, जबकि देखने को ये मिलता है कि कुछ अनबन होती है और रिपोर्ट लिखाई जाती है, बाद में महिला जो है वापस। मैंने राशिद इसलिए जिक्र किया इस बात का, क्यों जिक्र किया वो भी बता दूं। जहां इस वक्त आप खड़े हैं लखनऊ में, उसी के पास देवबंद पड़ती है एक जगह, देवबंद विधानसभा है। वहां की आबादी लगभग 65% मुस्लिम आबादी है, और वहां से जब बीजेपी का प्रत्याशी जीत के आता है तो सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं निकल के आता है कि बीजेपी जो है वो इस तरीके के कानून अगर लाती है तो शायद मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने की कोशिश है। आपका शुक्रिया राशिद हमसे जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।